नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा अब बहुत कम दिवस बचे हुए हैं। तो हम लोग कहानियों को पढ़ने के क्रम में आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे, सारगर्भित रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे और हमारा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी प्रश्न अगर इस कहानी से आए तो वो गलत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे एक जयशंकर प्रसाद जी की एक कालजयी कहानी, आकाशदीप। कालजयी का मतलब होता है कि जिसका प्रभाव समय के साथ कम ना हो, तो उसे हम कालजयी कहेंगे। तो ये कालजयी कहानी है एक तरह से, आकाशदीप। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब अगर हम आकाशदीप की बात करें, कहानी की बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी के और कौन से कहानी संग्रह हैं। तो देखिए, एक छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके कहानी संग्रह है। इसी जो आकाशदीप संग्रह है, इससे ये जो है कहानी ली गई है और इसी कहानी के नाम से इस संग्रह का नाम भी है आकाशदीप। अब अगर हम प्रकाशन की बात करेंगे कहानी संग्रह की, तो छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये क्रम है। कई बार यूजीसी नेट में और विभिन्न परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और भी टीजीटी पीजीटी ये क्रम पूछ लेता है कि इनकी कहानियों को क्रम से लगाइए। तो ये सन भी है, अगर सन मेल करके मिलवा रहा है तो भी आप सन तैयार कर लीजिए। बाकी ये क्रम है इसका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से। एक चीज और है, इसकी एक ट्रिक है बहुत अच्छी, आप लोग देख लीजिए कि एक ट्रिक है कि छाया पड़ी आकाश में, अंधा हुआ इंद्र। अब देखिए, इस ट्रिक से, ये ट्रिक है इस तरह की, इस ट्रिक से हम लोग इससे आराम से याद कर लेंगे क्रम इसको। देखो, छाया से छाया हो गई, पड़ी से प्रतिध्वनि हो गया, पा से प्रतिध्वनि हो गई, आकाश से आकाशदीप, अंधा से आंधी हो गई और इंद्र से इंद्रजाल हो गया। तो ये इससे बहुत आसानी से हम लोग जयशंकर प्रसाद की कहानियों का, कहानी संग्रह का संग्रह का जो क्रम याद कर लेंगे। छाया पड़ी आकाश में, अंधा हुआ इंद्र। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगर हम सन की बात करेंगे तो 1912, छाया, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931 और इंद्रजाल जो अंतिम कहानी है 1936 ईस्वी में। तो ये इनका कहानियों का, कहानी संग्रह का क्रम है। अब हम कहानी के बारे में देखते हैं। मुख्य रूप से जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में। जो आकाशदीप कहानी संग्रह आया था 1928 में आया था और ये कहानी प्रकाशित हुई थी बाद में उसके 1929 ईस्वी में। 1929 में प्रकाशित यह कहानी नायिका प्रधान कहानी है। मतलब इसकी विशेषता कहानी की ये है कि ये नायिका प्रधान है, नायक प्रधान नहीं है। इसमें नायिका जो है लीडिंग रोल में है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी हीरोइन जो है वो लीडिंग रोल में है। अभी आप जब कहानी को समझेंगे तो पूरी तरह समझ जाएंगे कि किस तरह ये नायिका जो है लीडिंग रोल में है। अभी देखिए, दूसरा है, एक इसकी विशेषता है इतिहास व कल्पना का समन्वय। इतिहास और कल्पना, प्रसाद की अधिकतर कहानियों में हम देखते हैं कि, या नाटक में, कि उसमें जो है इतिहास होता है, ऐतिहासिक चीजें भी होती हैं और कल्पना भी होती है। जैसे जैसी के पद्मावत है, उसमें कुछ कल्पना है और कुछ इतिहास है। तो इसमें भी क्या है, इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय हुआ है, सुंदर जो है मेलजोल हुआ है और दोनों बिल्कुल आमूल चूल उसमें जो है योग हुआ है और आपस में दोनों घुल मिल गए, इतिहास और कल्पना का समन्वय। उसके बाद है कर्तव्य व व्यक्तिगत प्रेम का द्वंद्व। अब आप इस पूरी कहानी के कथानक में देखेंगे किस प्रकार कर्तव्य और जो प्रेम है, जो व्यक्तिगत प्रेम है, उनके बीच एक द्वंद्व है और उस अंतर्द्वंद के मध्य नायिका पूरी कथा में आद्योपांत पीड़ित रहती है और उसी द्वंद्व से वो बाहर नहीं निकल पाती। बुद्धगुप्त का जो प्रेम प्रस्ताव है, उसे भी वह इसी द्वंद्व के कारण जो है अस्वीकार कर देती है, उसको स्वीकार नहीं कर पाती और पूरा जीवन मतलब वेदना, वंचना उसकी नियति बन जाती है। आप देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें बाली, जावा, सुमात्रा, सिंघल द्वीपों का वर्णन है। तो ये पूछ सकता है किन किन द्वीपों का वर्णन है, तो बाली, जावा, सुमात्रा, सिंघल द्वीपों का वर्णन है। सिंघल मतलब जो आधुनिक श्रीलंका है। सिंघल द्वीप का वर्णन एक और रचना में हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कमेंट कर सकते हैं। तो सिंघल द्वीप का अन्य कहीं वर्णन आप देखेंगे तो पद्मावत में भी है, सिंघल द्वीप का वर्णन मिलता है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है अवधी भाषा में। तो उसके बाद है तत्सम प्रधान भाषा है। तत्सम प्रधान भाषा ये प्रसाद के की रचनाओं की एक अनोखी विशेषता है कि तत्सम प्रधान भाषा का ये प्रयोग करते हैं। तत्सम प्रधान भाषा है, मतलब तत्सम प्रधान मतलब संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग इसमें मिलता है। उसके बाद एक विशेषता है 7 खंडों में विभक्त है। ये कहानी 7 छोटे छोटे खंडों में विभक्त है।
अब प्रमुख पात्र की बात करेंगे तो इसकी जो प्रमुख पात्र है, जो नायिका है, लीडिंग रोल में है वो नायिका है। और नायिका कौन है? जानवी तट पर स्थित चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है, जो परिस्थितिवश जो है बंदी बन जाती है जो है पोत में। उसके बाद है मतलब एक जहाज में ये बंदी बन जाती है परिस्थितिवश। इसके पिता जो है वो यहाँ जो है मणिभद्र के पोत में क्या थे, नौकरी करते थे। और एक दिन जो है आक्रमण होता है जिसकी वजह से जलदस्युओं का, जिसके तो वो 7 लोगों को मारने के बाद वो मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, जब समाधि लेते हैं तो ये अनाथ हो जाती है। और फिर ये जो है चंपा जो है मणिभद्र के संरक्षण में पोत में रहने लगती है। उसके बाद है नायिका के ये, उसके बाद है बुद्धगुप्त, ये नायक है, बुद्धगुप्त नायक है। और ये नायक कौन है? ये ताम्रलिप्ति नायक है, लेकिन ये दोनों बंदी भी होते हैं पहले। तो ये नायक है और ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है, लेकिन परिस्थिति बस क्या होता है, जलदस्यु बन जाता है। फिर मणिभद्र है, मणिभद्र पोत का अध्यक्ष है, नायक है जिसके अंडर में है। उसके बाद जया है जो कि सेविका है। ये मेन कैरेक्टर है इस कहानी के। अब हम देखते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे होती है। अगर कहानी के प्रारंभ की बात करेंगे तो कहानी का प्रारंभ होता है बिल्कुल कौतूहल से। और कौतूहल ऐसा है कि एक दो जो है बंदी हैं वो पोत में बंधे हुए हैं। एक बंदी दूसरे बंदी से कहता है कि आज अच्छा मौका है और पोत में केवल 10 नाविक और एक जो है प्रहरी है। आज अच्छा मौका है और मेरे जो रस्सियां हैं वो आज ढीली हैं, तो कुछ शिथिल हैं, तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ, मतलब मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। तो अभी स्त्री पुरुष का कोई पता नहीं चलता। तो कहता है मुक्त कर सकोगे? तो कहें हाँ। तो कहें हथियार मिलेगा? कहें हाँ हथियार मिल जाएगा। क्या तुम रज्जू को काट सकोगे? रज्जू मैंने रस्सी को काट सकोगे पोत से जो नाव बनी हुई है? तो उसने कहा हाँ मैं काट सकूंगा। उसे मुक्त कर देता है। जैसे ही दोनों मुक्त होते हैं तो जब वो नायक देखता है तो नायक कहता है कि अरे पोत का पता नहीं है, नाव का पता नहीं है, और ये जलदस्यु क्या है, मुक्त हो गए हैं, दोनों मुक्त हो गए। तो वो जो है देखता है बुद्धगुप्त, मैं तुम्हें फिर से, बुद्धगुप्त मतलब इसे बुद्धगुप्त जो इसका नायक है इसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जो है जलदस्यु बना दूंगा, मैं तुम फिर से बंदी बना दूंगा। तो ये पूछता है कि तुम कैसे मुक्त हुए? तो बुद्धगुप्त तलवार दिखाता है, इस तलवार से इसने मुझे मुक्त कराया। और फिर क्या होता है अब ये कहता है बुद्धगुप्त अब इस पोत का स्वामी मैं हूँ। तो कहता है ये संभव नहीं है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम लोग द्वंद्व युद्ध करते हैं। तो इसको तलवार देती है जो है चंपा तलवार देती है बुद्धगुप्त को। युद्ध होता है और वो पराजित होता है। नायक क्या होता है, पराजित होता है। अब नायक से कहता है कि अब बताओ मेरी दास्ता स्वीकार कर रहे हो? तो नायक क्या कहता है? नायक कहता है कि मैं अनुचर हूँ वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। वो जब ऐसी शपथ लेता है, वरुण देव मतलब कि वरुण माने जल, तो जल के देवता की शपथ खा के कहता है कि अब मतलब मैं जो है विश्वासघात नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो मेरी। तो क्या करता है बुद्धगुप्त जो है प्राण की उसको प्राण बख्श देता है, उसे छोड़ देता है। और ये दोनों जो है नाव से चले जाते हैं। अब जैसे ही जाते हैं तो वो आदेश देता है बुद्धगुप्त कि नाविकों को कि जो है आगे ले चलो। उसी बीच जो है नाविक जो है आदेश देते हैं कि वहाँ एक कोई जलमग्न पर्वत है, शैलखंड है, तो संभाल कर नाव को ले जाना है। तो अब चंपा पूछती है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? तो पता चलता है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे एक ऐसे द्वीप में जो यहाँ से काफ़ी दूर, जो भारत से काफ़ी दूर है, उसका कोई नाम नहीं है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो कितना समय लगेगा चंपा पूछती है। तो कहता है कि अगर पवन अनुकूल रहे, क्योंकि पवन के रास्ते चलता है, तो पवन अगर अनुकूल रहेगी तो नाव तेज चलेगी, तो हम लोग 2 दिन में पहुंच जाएंगे। तब तक का राशन जो है वो पोत में है, मतलब कोई समस्या नहीं होगी खाने की। तो जाते हैं। अब फिर वो पूछता है कि तुम कैसे बंदी बनी, तुम यहाँ बंदी कैसे बनी? तो चंपा बताती है कि वो अपनी कहानी बताती है कि मैं जो है जानवी तट पर स्थित चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका हूँ, और मेरे पिता जो है यहाँ बुद्धगुप्त मणिभद्र के यहाँ नौकरी करते थे। और एक बार जलदस्युओं का आक्रमण हुआ, उन्होंने 7 जलदस्युओं को मार भी दिया, लेकिन वो वीरगति को प्राप्त हुए। और तब से मैं बुद्धगुप्त के संरक्षण में लगी। लेकिन बुद्धगुप्त ने क्या किया, एक दिन मुझसे घृणित प्रस्ताव किया, मतलब मुझे प्राप्त करना चाहता था, तो अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता था। तो मैंने विरोध किया तो उसने मुझे बंदी बना लिया। चंपा ने कहा मुझे बंदी बना लिया। अब इससे पहले क्या है, जब वो मुक्त कराती है चंपा पोत में ही अंदर प्रारंभ में, जब मुक्त कराती है तो मुक्ति की उस प्रसन्नता में वो गले मिल लेता है, गले मिलता है, क्योंकि अंधकार रहता है, उसे स्त्री पुरुष का पता नहीं रहता। किसको? बुद्धगुप्त को।
तो जो गले मिलता है तो ये कथन आता है, बुद्धगुप्त कहता है ये क्या तुम स्त्री हो? बुद्धगुप्त कहता है ये क्या तुम स्त्री हो, मतलब उसे लगा कि कोई पुरुष होगा, बंदी होगा। तो जब वो गले मिलता है तो उसे लगता है कि ये स्त्री है। तो ये क्या तुम स्त्री हो, बुद्धगुप्त कहता है। तो चंपा क्या कहती है? चंपा का जो उत्तर है वो नेट के एग्जाम पूछा गया था, एनटीए नेट के, कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा का कथन, ये बुद्धगुप्त को प्रत्युत्तर देती है, उसका उत्तर देती है। जब वो कहता है कि ये क्या तुम स्त्री हो, तो चंपा उत्तर देती है क्या स्त्री होना कोई पाप है? यही प्रश्न पूछा गया था, क्या स्त्री होना पाप है? ये किसका कथन है? तो ये चंपा का कथन है, बुद्धगुप्त से कहती है, यानी बुद्धगुप्त के प्रश्न का उत्तर देती है। अब क्या होता है कि वो पहुंच जाते हैं चंपा द्वीप, मतलब एक उस द्वीप में जहां पहुंचना है वो पहुंच जाते हैं, 2 दिन में पहुंचना था, और वहां पहुंचकर वो उतरते हैं। तो बुद्धगुप्त कहता है इस द्वीप का जब कोई नाम नहीं है तो इसका द्वीप चंपा द्वीप रख देते हैं, तुम्हारे नाम पर इसका द्वीप चंपा द्वीप रख देते हैं। तो ये प्रश्न पूछा था द्वीप का क्या नाम पड़ा? चंपा द्वीप पड़ा था, बुद्धगुप्त ने रखा था। अब इसके बाद जो है कथा 5 वर्ष बाद की है, कि 5 वर्ष बाद क्या होता है, उस बीच का वो फ्लैशबैक बताती है कि आता है कथा में कि किस प्रकार हम संघर्ष कर करके वो लोग एक नाव से, उसके बाद वो क्या करता है, उसका अधिपत्य इतना हो जाता है बुद्धगुप्त का कि बाली, जावा, सुमात्रा आदि द्वीप उसके अधीन हो जाते हैं, और पूरा उसका जो व्यापार है, वणिक है, उसके अधीन हो जाता है, और उसका सबका स्वामी हो जाता है। तो अच्छी उन्नति कर लेता है। अब 5 वर्ष की घटना है कि चंपा जो है दीपक जला रही होती है, आकाश दीप जला रही होती है, और काफी देर तक तो पीछे से वो आता है। मतलब इस बीच उसे ये भी पता चल जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि, मतलब शक होता है कि ये जो बुद्धगुप्त नायक है ये जलदस्यु चुके था, और जलदस्युओं के हाथों ही उसके पिता की जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इसे लगता है कि हो सकता है कि ये मेरे पिता का हत्यारा हो। तो उस द्वंद से भी गुजरती है, लेकिन वो प्रेम भी करती है, उसकी वीरता से प्रभावित है और दया से, और वो प्रेम भी करती है। तो उस एक द्वंद में रहती है। तो वो आकाशदीप जला रही होती है, तो पीछे से आता है और उसे हाथ रखता है, तो वो बिल्कुल जो है नाराज हो जाती है और बिल्कुल क्रुद्ध मुद्रा में होती है, और कहती है कि ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि दूर रहो मेरे पिता के हत्यारे। और उसमें वो कहती है, तो वो उसे सामान्य करता है। फिर कहता है कि तुम ये आकाशदीप किसको रास्ता दिखा रही हो? क्या उस भगवान को, तो जिसे तुम भगवान कहती हो? तो कहती उस देवता को। तो कहती नहीं, क्या वो भी रास्ता भटकते हैं? तो कहते नहीं, हो सकता है वो भी कभी रास्ता भटके। तो ऐसा वो कहती। फिर वो बताती है कि मेरे पिता जब जाते थे पोत पर, तो मेरी माँ जो है प्रकाशतम वैसे ही जलाती थी, आकाशदीप जलाती थी, जिससे उनको और कामना करती थी कि हे प्रभु उनको रास्ता दिखाना, मेरे भटके नाविक को रास्ता दिखाना। और जब सत्संग आ जाते थे तो वो उन्हें बताती थी। तो ये बातें उनसे शेयर करती है। और फिर एक दिन क्या होता है, एक जया के साथ एक नौका लेकर वो जाती है, समुद्र में विहार करती रहती है द्वीप से बाहर। तो द्वीप से बाहर विहार करती है, तो फिर वो पीछे से बुद्धगुप्त आ जाता है अचानक, और बुद्धगुप्त कहता है यहाँ भीषण शैलखंड है, जलमग्न, और तुम यहाँ प्राणों का भी भय है। तो कहता है तुम्हें ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो इस पर जो है ये कथन कहती है कि अच्छा होता बुद्धगुप्त जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। मतलब वो बुद्धगुप्त से कहती है कि अच्छा होता मैं मर जाती, कम से कम जो कठोर प्राचीरों और महलों के बीच में बंद हूं, उससे अच्छा तो जल में मैं मग्न हो जाती। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। तो फिर वो जो है उसे आलिंगन करना चाहता है। तो वो जो है अपनी एक चाकू रहती है जिसको वो निकालती है और वो उसे फेंक देती है समुद्र में। कहती आज मैं अपने प्रतिशोध को वो रखती है बुद्धगुप्त को मारने के लिए, और उसे समुद्र में फेंक देती है, और वो समुद्र का सीना फाड़ती हुई अंदर चली जाती है, धारदार चाकू। कहती आज मैंने अपने प्रतिशोध को जो है क्या किया है, छोड़ दिया है, समुद्र को अर्पित कर दिया है। तो बुद्धगुप्त कहता है तो क्या मैं समझूं कि तुमने मुझे माफ कर दिया? विश्वास करो मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूं, वो कोई किसी अन्य जलदस्यु के जो है के हाथों मरे थे, और मैं तुम्हारे पिता का हत्यारा नहीं हूं। तो क्योंकि वो प्रेम भी करता है और वो भी उससे प्रेम करती है, लेकिन तो इस पर वो कहती है, जो विश्वास की बात कहता है, तो चंपा कहती है विश्वास कदापि नहीं बुद्धगुप्त, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तो मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें प्यार करती हूं। अब वो कहती है विश्वास की बात तो ना करो, जो मेरा हृदय पर ही मेरा बस नहीं है, मैं अपने पिता के हत्यारे
से प्रेम कर रही हूँ, तो मेरा हृदय पर विश्वास, मैं किस पर विश्वास करूँ? हे नाविक, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, बुद्धगुप्त मैं तुमसे घृणा करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। मतलब मैं प्रेम भी करती हूँ तुम्हें और घृणा भी करती हूँ, ठीक है। और मतलब कितना आश्चर्य की बात अंधेर है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और जबकि मुझे पता है कि तुम मेरे पिता के प्यारे हो। ये बहुत सफाई देता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन ये मानती नहीं है। फिर वो जो है वहां से चले आते हैं और बताते हैं कि इस जो निरीह है, ये द्वीप है जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो हमें जो है इंद्र और सची के समान ही पूछते हैं। मतलब मुझे इंद्र और तुम्हें सची, और मैं इस यहाँ का सम्राट हूँ और तुम साम्राज्ञी हो। तो वो जो ये जो बुद्धगुप्त होता है भगवान को नहीं मानता है। तो ये जब भगवान की बात कहती है कि भगवान को मैं दीपक जला रही हूँ, तो वो उलाहना देता, मजाक उड़ाता है। तो कहती है तुम मेरे भगवान का मजाक उड़ाते हो, और जो भगवान ने तुम्हें ऐश्वर्य दे दिया तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कहता है कि भगवान, ये जो ऐश्वर्य मिला है ये भगवान ने ही दिया है। तो कहती है, अगर कहता है बुद्धगुप्त कि अगर मुझे ऐश्वर्य दिया है तो तुम भी यहाँ की महारानी हो। ये विवाह का प्रस्ताव देता है फिर, लेकिन यह विवाह के लिए मना कर देती है और कहती है, प्रिय नाविक तुम अपने देश चले जाओ। तो कहती है, ये कहता है बुद्धगुप्त कि क्या तुम्हें भारत की याद नहीं थी, भारतवर्ष की याद नहीं आती? हम लोग यहाँ से अकूत संपदा लेकर और नाव से चलो भारत चलते हैं। तो इस पर ये कहती है जो है चंपा, कहानी की नायिका कहती है कि बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। ये बहुत ही एक हृदय परक जो है ये कथन है, जो कि चंपा की मन की जो वेदना है, व्यथा है उसे, और एक अनिच्छा है उसको जो है वो केयर कर देता है कि बुद्धगुप्त मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है। जब हमारी कोई इच्छा नहीं बचती तो अभी हम यही कहते हैं कि अब मुझे, मेरे अंदर हृदय जो है मेरा पूरा निर्जीव हो चुका है, किसी बात के लिए कोई हमारे अंदर उत्कंठा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, चाहे भारत हो चाहे यहाँ हो, सब बराबर है। अब कोई इच्छा नहीं बची, जो मेरे पिता नहीं बचे उनकी हत्या हो गई, अब कुछ नहीं है, तो मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सारा जल तरल है, और सब पवन शीतल है, सारी हवा शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान अप्रज्वलित नहीं है। तो कहती है हे नाविक तुम भारत चले जाओ। तो बुद्धगुप्त कहता है मैं अवश्य चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर वश नहीं कर पाऊंगा, और तुम मुझे अपना नहीं पाओगे और मैं रह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और एक दिन ऐसा होता है कि काफी नावों के साथ वो वापस चला जाता है। तो और उससे पहले वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी की याद में, तुम्हारी याद में, हमारी जो तुमने मुझे माफ किया है, इस पर मैं एक क्या बनाऊंगा, एक प्रकाश गृह बनवाऊंगा। और वो कहता है, और चंपा कहती है कि मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ और यहीं पर मैं इन निरीह लोगों की सेवा करूंगी। और पहले सोच रही थी कि अपने पिता की समाधि में आकाशदीप जलाऊंगी और सागर के जल से अभिषेक करूंगी, लेकिन अब मैं केवल यहाँ के लोगों की, निरीह लोगों की सेवा करूंगी। इसकी सेवा भावना जागृत हो जाती है। फिर वो एक दिन जो है बुद्धगुप्त वापस चला जाता है। बुद्धगुप्त जो है भारत के लिए ऐसा है कि वो चला जाता है नावकों के साथ, और ये इसे आंसू आ जाते हैं। फिर ये वहीं रहती है और वहाँ की सेवा करती है, आकाशदीप जलाती है, और ऐसा फील करती है कि आकाशदीप, महसूस करती है कि आकाशदीप की तरह वो भी जल रही है, उसके अंदर की वेदना जल रही है, वो पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं हो पाती। कुछ दिन बाद जो है उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है कहानी का कुछ सार है। अब इसमें जो है कहानी का सारांश है। अब हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो हमें लग रहा है छूट गए हैं। तो एक कथन है चंपा का कि मैं अपने अदृष्ट को अनिदृष्ट ही रहने दूंगी, वह जहां ले जाए। मतलब वो कहती है कि मैं जो मेरा कोई पथ नहीं है, मेरा कोई अब लक्ष्य नहीं बचा है, भाग्य जहां ले जाए, नियत जहां ले जाए वहां मैं चली जाऊंगी। और चंपा कहती है कि आज मैं अपनी प्रतिशोध का कृपाण अथर्व जल में डुबा देती हूँ, हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। ये चंपा कहती है जब वो कृपाण को, चाकू को जो है समुद्र में डालती है और कहती है आज से मैंने अपना जो बदला है उसको छोड़ दिया। फिर मुझे, ये चंपा का एक कथन है कि मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप जलना है वैसे ही मुझे जलना होगा। तो ये कुछ कथन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी ठीक से समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आज के लिए मैं आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम।